हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS की करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कोई भी एग्जाम होता है तो 6 मंथ की करंट अफेयर्स से ही अधिकतम क्वेश्चन उसमें आते हैं और इसमें भी पीसीएस प्री 2023 जो होने वाली है इसमें भी 1 नवंबर से 30 अप्रैल तक की घटनाओं को 1 नवंबर 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक के मध्य की 6 महीने की घटनाएं मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट होंगे। बाकी इक्का दुक्का इधर उधर से आ जाते हैं तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। इन 6 महीने की घटनाओं में जो भी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल घटनाएं हैं वो उनको लेकर के हम एक वीडियो बना रहे हैं 6 मंथ का। इसको आप अगर देख लेंगे तो अधिकतम क्वेश्चन पीसीएस प्री 2023 में कर पाएंगे। करंट अफेयर्स संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मेंस में भी फायदेमंद होगा, या अन्य कोई एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें भी आप UPSSC कोई एग्जाम देते हैं या कोई भी करंट अफेयर्स जहाँ भी आता है वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है विक्रम एस, एक निजी रॉकेट है। हम जानते हैं कि अमेरिका में स्पेस एक्स तमाम सारे एलन मस्क ने शुरू किया है, तो भारत में भी पहला जो निजी क्षेत्र का रॉकेट है विक्रम एस, ये स्काई रूट एरोस्पेस एजेंसी हैदराबाद ने बनाया है। ये पहला भारत का निजी क्षेत्र का लॉन्च व्हीकल है। इसको 18 नवंबर 2022 को ये 3 रॉकेट लेकर के अंतरिक्ष में गया है। 3 रॉकेट लेकर गया है और पहली घटना है जब किसी निजी क्षेत्र ने, स्टार्टअप ने ये इस चीज़ को किया है। भारत में स्पेस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना बहुत बड़ी बात है। तो ये घटना हुई है 18 नवंबर 2022 को। हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने विक्रम एस नामक रॉकेट विक्रम एस से भेजा है। ये इसरो के जो इसका लॉन्च पैड है जहाँ से भेजते हैं श्रीहरिकोटा से, इसने जो है 18 नवंबर को 3 रॉकेट भेजा। ये भारतीय एरोस्पेस के या भारतीय इसरो के या भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास की पहली घटना है जब एक प्राइवेट या निजी क्षेत्र की कंपनी ने रॉकेट को भेजा है। दूसरा है रुद्रम, देख लीजिए रुद्रम, एयर टू सरफेस। ये मिसाइल है एयर टू सरफेस। ये नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये रडार को खोज करके नष्ट कर देती है। रुद्रम जो है एयर टू सरफेस है और ये रडार को खोज कर नष्ट करने वाली नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। वायुसेना इसको DRDO ने बनाया है। किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। और इसे वायुसेना ने प्राप्त करने के लिए 1400 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं DRDO को। इसके बाद PSLV C-54, इसका श्रीहरिकोटा जो हमारा प्रक्षेपण केंद्र है वहाँ से इसरो का ये प्रक्षेपण केंद्र है, उसने PSLV C-54 के जरिए 9 रॉकेट भेजे हैं 26 नवंबर 2022 को। इसमें EOS 06 या ओशन सेट जो 1117 किलोग्राम का है। इसके अलावा 8 नैनो उपग्रह यानी कुल 9 उपग्रह ये लेकर गया PSLV C-54 26 नवंबर 2022 को। अगला है अब्देल फतेह अल सीसी। इनको हम जानते हैं कि ये कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 74वें गणतंत्र दिवस की, भारत के जो 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के भारतीय जो प्रोग्राम हुए उसकी इन्होंने मेजबानी के मुख्य अतिथि थे इसके। इसके बाद है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को हुआ है। कहाँ हुआ है? स्थान बाली था। इसका 18वां शिखर सम्मेलन होगा सितंबर 2023 दिल्ली में। इसके शिखर सम्मेलन शुरू हो गए हैं। विभिन्न तमाम स्तर की बैठक होती है, तो इसकी बैठक सभी वाराणसी में जल्दी में हुई है, हाल में हुई है। इसके अलावा अन्य होंगे। 18वां ये है दिल्ली में और 19वां जो है ये कहाँ प्रस्तावित है? 19वां जो है वो ब्राज़ील में प्रस्तावित है। 19वां शिखर सम्मेलन G20 का। G20 में कौन कौन देश हैं? तो इसमें अगर आप देखें तो 20 देश हैं। इसमें विकसित विकासशील दोनों देश हैं। इसमें अगर उत्तरी अमेरिका की बात किया तो उत्तरी अमेरिका में USA, कनाडा, मैक्सिको हैं। दक्षिण अमेरिका की बात किया तो ब्राज़ील, अर्जेंटीना है। इसके बाद अगर यूरोप की बात किया जाए तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, ब्रिटेन, ये सब देश हैं। फ्रांस। इसके बाद एशिया की बात किया सऊदी अरब, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका। और एशिया में और जो अगर भारत, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ये सब देश हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया है इसमें। इस तरह से कुल 20 देश हैं। अलग अलग देशों से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से लिए गए हैं 20 देश।
अब अगला देखते हैं 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका स्थान गोवा है। 20 से 28 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है और इसमें स्वर्ण मयूर जो दिया गया है, स्पेनिश फिल्म को कोस्टारिका के निर्माता ने बनाया था। स्पेनिश फिल्म थी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 को। इसके बाद सी विजिल एक अभ्यास है नौसेना का, सी विजिल जो है 2022 से 7500 किलोमीटर लगभग हमारी तटरेखा है, इसकी सुरक्षा के लिए नौसेना और प्लस इससे जो हितधारक हैं उनके साथ सहयोग करके ये अभ्यास किया गया तटरेखा की सुरक्षा के लिए, सी विजिल 2022। इसके बाद आसियान शिखर सम्मेलन नामपेन में हुआ 11 से 13 नवंबर को आसियान शिखर सम्मेलन नामपेन में हुआ। इसकी स्थापना 5 देशों ने मिल करके 8 अगस्त 1967 में की थी आसियान के देश अगर देखें तो इसमें 10 देश हैं कुल, इस समय वर्तमान में 10 देश हैं, जिसमें म्यांमार, अगर पूर्व से देखा तो म्यांमार है, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, इसके बाद लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इस तरह से कुल 10 देश हैं, सिंगापुर। इन 10 देशों का जो विजन है इस आसियान का, यह वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और भारत इसका वार्ता साझेदार देश है, इसका अभी भारत ने भी वार्ता में भाग लिया था नामपेन में। इसके बाद गंगा विलास क्रूज 7 जनवरी 2023 को ये वाराणसी से शुरू हुआ। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से, ये भारत के लिए जो है एक नया इनोवेशन है क्रूज सेवा। इसमें 52 दिन की यात्रा है जो 7 जनवरी 23 को प्रारंभ हुई। ये 52 दिन की यात्रा है। ये यहाँ से गंगा के साथ होते हुए ये बांग्लादेश में जाएगा, बांग्लादेश से डिब्रूगढ़ के बोगीबील तक जाएगा। 52 दिन की यात्रा में लगभग भारत बांग्लादेश की 27 नदी तंत्रों से ये होकर गुजरेगा और तमाम सारे जो बीच में पड़ने वाले स्थान हैं उनकी लोगों को धरोहर हैं, भारतीय धरोहर हैं, उनको लोगों की सैर कराएगा जो इसमें है। अधिकतर हालांकि इसमें जो सैलानी हैं वो बाहर के हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि गंगा विलास क्रूज जैसी सेवाएं यहाँ पर प्रारंभ हुई हैं, वो भी गंगा नदी में। इससे गंगा के रखरखाव की जो भारत सरकार की मंशा है वो उसमें तेजी आएगी। अगला है भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला 14 से 27 नवंबर को शुरू हुआ। ये नई दिल्ली में चला। ये अंतर्राष्ट्रीय मेले जितने भी होते हैं भारतीय स्टार्टअप को, भारतीय इनोवेशंस को वैश्विक संदर्भ में या विश्व के इनोवेशंस को भारतीय संदर्भ में एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे उसके व्यापार वाणिज्य के लिए एक स्थान, एक व्यापार वाणिज्य के लिए एक मार्केट मिलता है। भारतीय विनिर्मित वस्तुओं को विदेश में और विदेशी विनिर्मित वस्तुओं को भारत में। अगला है एयर इंडिया विस्तारा का विलय हो रहा है 29 नवंबर 2022 को। इस पर हस्ताक्षर हुए हैं एयर इंडिया विस्तारा के। एयर इंडिया में टाटा एंड सन्स की, टाटा की जो है स्वामित्व वाली है और विस्तारा भी टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस की है। सिंगापुर एयरलाइंस ये 49% है प्लस टाटा 51% है। ठीक, इसका मालाबार 22 ये 8 से 18 नवंबर को हुआ है। एक क्वाड देशों का एक नौसेना का अभ्यास है, ठीक। स्थान ये जापान में हुआ है, योकोसुका बंदरगाह पर। क्वाड देश में हम जानते हैं कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए प्लस जापान, ये 4 देशों का क्वाड देश है। इसका मालाबार 2022 ये इस बार योकोसुका बंदरगाह पे हुआ है, नौसेना का अभ्यास है। इसके बाद गरुड़ 2022 वायुसेना का अभ्यास है। गरुड़ चूँकि हवा में उड़ता है तो गरुड़ 2022 भारत वायुसेना का अभ्यास है, हमेशा हर साल होता है। भारत और फ्रांस का वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है 26 अक्टूबर से 30 नवंबर के मध्य। ये जोधपुर एयरबेस पर हुआ है गरुड़ 2022। इसके बाद आस्ट्रा हिंद 2022, या ऑस्ट्रेलिया जैसा नाम से है, आस्ट्रा हिंद मतलब ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान और हिंद की सेनाओं के बीच ये हुआ है 28 नवंबर 2022 को। ये इसका अभ्यास हुआ है इनकी सेनाओं के बीच, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच। इसका समन्वय 2022 ये भी 28 से 30 नवंबर 2022 को हुआ है। ये आगरा एयरबेस पर हुआ, सैनिक अड्डे पर हुआ है। इसमें आपदा राहत के लिए संयुक्त अभ्यास किया गया है। वो आपदा राहत समन्वय 2022 आपदा राहत के लिए
इंडोनेशिया के साथ इसका संयुक्त अभ्यास किया गया है, समन्वय 2022। अगला है यूपी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ये 50वें 9 नवंबर को शपथ लिया इन्होंने और 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे, लगभग 2 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। अगला है मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल। हम जानते हैं कि भारत की जो अनन्य समुद्री सीमा रेखा 200 किलोमीटर तक है, 200 मील तक है। इस दौरान 200 मील के अंदर या 200 मील के बाहर बहुत सारे जलदस्यु, समुद्री दस्यु घात लगाए बैठे रहते हैं नौकाओं को या छोटे मोटे जहाज़ों को। ये लूटते रहते हैं, क्षति पहुंचाते रहते हैं, कई बार हत्याएं कर देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं नावों को। तो इसके लिए ये भारत सरकार ने एंटी पायरेसी एंड मेरी टाइम एंटी पायरेसी बिल 2022 को सिग्नेचर किया है। इससे अगर इस तरह की 200 अनन्य क्षेत्राधिकार जो भारत का है, 200 किलोमीटर 200 मील तक जो अनन्य क्षेत्राधिकार है, इसके बाहर भी, इसके अंदर तो है ही है, इसके बाहर भी अगर इस तरह घटनाएं होती हैं, अगर जल दस्युता से, डकैती से, जल डकैती से किसी की हत्या होती है या किसी की हत्या होती है और किसी की जान जाती है या कोई इस तरह इस कृत्य में संलग्न होता है, तो इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है इसमें मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल में। ये इस संदर्भ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिल कि चाइना की बढ़ती गतिविधियां भारतीय अनन्य क्षेत्र के बाद या अंदर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। इसलिए मेरी टाइम एंटी पायरेसी बिल इसमें ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि इस तरह किसी गतिविधि को भी ये रोक सकता है। गतिविधि को रोकने का मतलब ये है कि नियमतः तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कोई इस तरह की अनैतिक हरकत में लिप्त होता है तो जाहिर सी बात है इस पायरेसी बिल के अनुसार उस पर कार्रवाई भारत सरकार कर सकती है। रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन REV ये 72 निर्वाचन क्षेत्रों को एक साथ समाहित कर सकती है और इसके द्वारा जो है कोई भी, जैसे अभी तक ये होता है कि माइग्रेट जो लोग हो जाते हैं प्रवासी, भारत में ही एक अलग जगहों पर जाके बॉम्बे चले गए, दिल्ली चले गए, मजदूर जो होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, अन्य नौकरी पेशा लोग जो होते हैं वो दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, देश नहीं प्रदेश में, दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो वो अपना वोटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बनाया गया है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्रों का फीडिंग कर दी जाती है। इससे अगर उनके जो स्कैनर है वोटिंग कार्ड का या आधार कार्ड का, वोटिंग कार्ड का, तो उसको स्कैन करके उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सही पता लगा करके उसका जो है वोटिंग वहीं से ही वो करा सकती है, सही वोटिंग। तो इस तरह से अगर ये सफल होता, अभी परियोजना के अभी तो प्रोजेक्ट स्तर पर है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन REV, अगर ये कर सकता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इससे वोट प्रतिशत बढ़ाने में निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। 72 निर्वाचन क्षेत्रों को एक बार ये धारित कर सकता है। इसके बाद अगला है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय की एक ऐसी योजना है जो स्टेशनों के सतत विकास और निरंतर विकास के लिए कार्य करती है। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसमें और कुछ नहीं है। अगला जो घटना है वो ये है, अगली सूचना गोंड जनजाति के समय में है, गोंड जनजाति के संबंधित है। 24 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2022 पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में रहने वाले संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर और चंदौली में रहने वाली गोंड जनजाति को SC की कैटेगरी से हटा करके ST की कैटेगरी में डाल दिया गया है। कौन सा? 24 दिसंबर 2022 को गोंड जनजाति को SC की कैटेगरी से हटा करके ST कैटेगरी में डाल दिया गया है। यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा। और ये उत्तर प्रदेश 4 जिलों में रहती है, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर और चंदौली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई जाति इस तरह से शिफ्ट होती है तो क्वेश्चन बनता है। और ये 24 दिसंबर घटना गोंड जनजाति है, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में रहती है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा। इसके बाद भारत का एक और सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया है।
इसमें बेसिकली तीन चीज़ों को ध्यान रखा गया है। एक तो बुनियादी आवश्यकताएं, मानव की बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं, उसके बाद कल्याण के आधार क्या हैं, और अवसर, कितने लोगों को अवसर किस तरह से उपलब्ध हैं, जीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य ने कौन से साधन उपलब्ध कराए हैं। तो इस आधार पर सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया है, और इसके आधार पर नंबर 1 पर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुदुचेरी, दूसरे पर लक्षद्वीप और तीसरे पर गोवा। अगर राज्यों में पूछा तो पहले नंबर पर गोवा है। हम देख रहे हैं तीनों छोटे राज्य हैं, लेकिन यह है कि नंबर 1 पर अगर राज्यों में है तो नंबर 1 पर गोवा, और अगर सबको मिला लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है, तीसरे पर गोवा आता है। एक ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी हुआ 2022 में। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आजकल हम जानते हैं कि भारत में एनपीएस बनाम ओपीएस बहुत चल रहा है, और एनपीएस को लोग प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा के लिए जो व्यक्ति पूरे जीवन भर सर्विस करने के बाद या सेवा देने के बाद जब रिटायर होता है तो उपेक्षा का शिकार ना हो, इसलिए सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, उसकी एक तरह से आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास पेंशन हो, और वो पेंशन भी निश्चित हो, जैसे उसकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो वैसे पेंशन सुनिश्चित हो। तो इस स्थिति में ये पेंशन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें नंबर 1 पर आइसलैंड है, नंबर 2 पर नीदरलैंड है। हम जानते हैं कि कुल 44 देश इसमें शामिल हैं। कितने देश? 44 देश शामिल हैं। नंबर 1 पर आइसलैंड, दूसरे पर नीदरलैंड। आइसलैंड की जनसंख्या लाखों में है, 5-6 लाख या जो ऐसे ही कुछ है, तो लाखों की जनसंख्या को शिफ्ट करना बहुत आसान है, लेकिन जो बड़े देश हैं उनको भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि बुनियादी आवश्यकताएं, जब आदमी बुजुर्ग होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे में सहारे की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में उसको पेंशन की आवश्यकता निश्चित तौर पे होती है। अगर अंतिम स्थान 44वां स्थान देखा जाए तो इसमें थाईलैंड का स्थान है, और भारत का स्थान 41वां, 44 देशों में 41वां है, यानी बहुत खराब स्थिति है। इसके बाद है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची एक जारी की गई है। इसमें भारत के 3 स्थल सम्मिलित किए संभावित 3 स्थल हैं इसमें। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये गुजरात का है। इसके बाद गुजरात का है बड़नगर, 2 हैं, और तीसरा है उनाकोटी की राक कट मूर्तियाँ, ये त्रिपुरा का है। उनाकोटी की राक कट मूर्तियाँ, 3 स्थान है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, बड़नगर गुजरात, ये दोनों, और उसका उनाकोटी की राक कट मूर्तियाँ त्रिपुरा की है। इन तीनों को यूनेस्को की संभावित धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, और इस तरह से अगर कुल संख्या देखी जाए तो अब हो जाएगी 52। कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। इसके बाद है प्रवासन एवं विकास पर विश्व बैंक रिपोर्ट। ये जब भी आता है तो पूछा जाता है। ये 30 नवंबर को जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है, विश्व बैंक की जो प्रवासन एवं विकास पर रिपोर्ट थी, इसका नाम है माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट इसका नाम है, 30 नवंबर 2022 को जारी की गई है। इसमें भारत को $100 बिलियन प्राप्त करने वाला, विदेशों से जो उसको आय होती है, जो बाहर प्रवासी जाते हैं कार्य करने के लिए, मजदूर जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, वैज्ञानिक जाते हैं, जो जाते हैं, इसके द्वारा जो भारत को आय होती है वो $100 बिलियन है लगभग, और इसमें नंबर 1 पर है पूरे विश्व में ये प्राप्त करने वाला। ये आय सबसे ज़्यादा जहाँ से प्राप्त होती है वो नंबर 1 पर अमेरिका आ गया है, यूएस से। यहाँ से भारत को तो 23% पूरे 100 बिलियन का 23% यहीं से प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ से भी प्राप्त होता है। तुम जानते हैं कि भारत के बहुत सारे कम स्किल्ड पर्सन्स यूएई में जाते हैं और अपना रोजगार की तलाश में बरसों वहाँ काम करते हैं, और वहाँ से अच्छी खासी धनराशि भारत को भेजते हैं, जिससे भारत की जीडीपी ग्रो होती है। इसके बाद अगली है, यहाँ आपने देख लिया होगा $100 बिलियन के साथ नंबर 1 पर आ गया है। भारत से प्राप्त धन, विश्व से प्राप्त धन के मामले में प्रवासन विकास पर विश्व बैंक की रिपोर्ट है। इसका रिपोर्ट का नाम था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, 30 नवंबर को जारी हुई थी। इसके बाद भारत विकास रिपोर्ट एक और जारी हुई है, विश्व बैंक ने एक और रिपोर्ट जारी की है, भारत विकास रिपोर्ट। इसका नाम है नेविगेटिंग द स्टार्म। भारत विकास रिपोर्ट का जो नाम है विश्व बैंक ने जो जारी की है उसका नाम है नेविगेटिंग द स्टार्म। ये 5 दिसंबर को जारी की गई है। कब जारी की गई है? 5 दिसंबर को 2022 को जारी की गई है। नेविगेटिंग द स्टार्म विश्व बैंक की रिपोर्ट है, भारत विकास रिपोर्ट है। इसमें जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया गया है, जीडीपी वृद्धि दर 22-23 के लिए वो है 6.9%। ठीक, 6.9% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया विश्व बैंक की भारत विकास रिपोर्ट
का जो नाम है नेविगेटिंग द स्टार्म, इसमें 5 दिसंबर को जारी की गई है। इसमें 6.9% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। अगला है पीटी उषा, इनको 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। पीटी उषा 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है और ये पहली ऐसी महिला है जिन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। पहली महिला पीटी उषा को पहली महिला है जिनको 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद एक और शख्सियत है डोमिनिक लिपिएरे। डोमिनिक लिपिएरे आपने सुना होगा नाम, ये फ्रांसीसी साहित्यकार हैं। फ्रांसीसी साहित्यकार, इनका 91 ईयर्स की एज में निधन होगा। 91 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया। डोमिनिक लिपिएरे का फ्रांसीसी साहित्यकार हैं, 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये इनकी जो फेमस पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट इनकी बहुत फेमस पुस्तक है डोमिनिक लिपिएरे की। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये 1 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी को इसको अप्रूवल दिया गया। अंत्योदय, इसमें अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थी जो होते हैं, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों की एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा है, उसको बदल करके एकीकृत खाद्य सुरक्षा के रूप में परिवर्तित करके उसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। एकीकृत किसको किया गया है? अंत्योदय अन्न योजना को और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को, लाभार्थी जो अन्न प्राप्त करते हैं उनके निःशुल्क अनाज प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है 1 जनवरी 2023 से। अगला है अखिल भारतीय जल सम्मेलन। अखिल भारतीय जल सम्मेलन हम जानते हैं कि इसके पहले जो प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये बार बार ये कहा करते थे अगला विश्व युद्ध जो होगा जल के लिए होगा। तो अखिल भारतीय भारत इस मामले में जागरूक है। हालांकि यहाँ पर जल की कोई कमी नहीं है, चाहे भूमिगत जल हो, चाहे नदियों का जल हो, झील हो, हिमटोपियाँ हों या समुद्र हो, मतलब हर चीज़ जल से पूरी तरह संपन्न है। जल संसाधन यहाँ संपन्न है। बारिश तो होती ही रहती है, भले कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत की जागरूकता ये बताती है कि भारत इसको लेकर के कितना गंभीर है। इसके लिए अखिल भारतीय जल सम्मेलन 5 से 6 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में हुआ। 5 से 6 जनवरी को 2023 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका थीम थी जो थी वाटर विजन 2047। वाटर विजन 2047, इसको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसकी जो व्यवस्था की गई वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई। अगला है विधानसभा अध्यक्षों की अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ है। विधानसभा अध्यक्षों या पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन 83वां सम्मेलन जयपुर में हुआ, राजस्थान के जयपुर में संपन्न हुआ। अब एक क्वेश्चन और आता है बार बार, जब भी चीन कोई नया बांध बनाता है जिससे भारत के इफेक्ट होने की संभावना होती है, तो उस बांध का नाम, उस नदी का नाम कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है। ऐसा ही एक बांध चीन पुनः बना रहा है तिब्बत में। वो भारत, नेपाल और तिब्बत का एक ट्राई जंक्शन है, उसी स्थान पर ये बांध बना रहा है चीन। और वहाँ पर जो नदी है मावजा जांगबो नदी, मावजा जांगमो नदी। हम जानते हैं कि चीन की तरफ से जो भी नदियाँ आती हैं उसमें अगर बांध बनाया जाए, अचानक भारत को, भारतीय क्षेत्रों को वहाँ से पानी छोड़ करके, रोक करके प्रभावित किया जा सकता है। वहाँ रोक लिया जाए तो सूखे की स्थिति कर सकता है, और पानी अचानक छोड़ने से बाढ़ की स्थिति आ सकती है, जनधन हानि हो सकती है, और इसको जो है सामरिक तौर पर चीन उपयोग कर सकता है। इसलिए भारत की चिंता जायज़ है अगर भारत के ऊपर वाले क्षेत्रों में कहीं भी सीमावर्ती, भले ही अपने क्षेत्र में बना रहा हो, तो अगर वो बांध बना रहा है तो ये भारत के लिए खतरनाक स्थिति होती है। ऐसे में भारत को और चीन को समझौतापूर्ण रुख अपनाते हुए भारत को थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसका हल निकालने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इस त्रासदी को हर बार झेलता है, हर साल झेलता है। हम अक्सर समाचारों में सुनते रहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ अचानक बढ़ती है, घटती है, इसको हम बार बार देखते रहते हैं। अगला है वीर गार्जियन। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है वीर गार्जियन। इसका स्थान है हयाकुरी हवाई अड्डा, जापान का हयाकुरी हवाई अड्डा है।
इसमें इंडियन एयरफोर्स ने और जापान एयर डिफेंस फोर्स ने भाग लिया। जापान की हवाई फोर्स ने, जापान एयर डिफेंस फोर्स और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया है। स्थान है हयाकुरी हवाई अड्डा, वीर गार्जियन 2023, हयाकुरी हवाई अड्डा जापान में। भारत और जापान की एयरफोर्स ने भाग लिया इसमें। वीर गार्जियन पूछ सकता है 2023, बार बार पूछा जाता है। जो कोई इस तरह से द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास, भी क्वाड का हुआ था पीछे हमने बताया है। इसके बाद राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। भारत का उद्देश्य है कि भारत को हाइड्रोजन, चूँकि एक पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण फ्री ईंधन है, इसलिए भारत का ये उद्देश्य है कि इसके उत्पादन, इसके वितरण और इसके उपयोग के केंद्र के रूप में, विश्व के केंद्र के रूप में भारत को विकसित किया जाए। इसलिए 4 जनवरी 2023 को 20,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। और इसका जो नोडल है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसका नोडल एजेंसी जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 20,000 करोड़ रुपए 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी की है। और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को इस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए एनर्जी का वैश्विक केंद्र, उत्पादन, उपयोग, उपभोग, वितरण का केंद्र बनाया जाए। इसके बाद अगली न्यूज है ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन 2022 से अमेरिका की एक संस्था ने किया है। ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जो सुधार शुरू हुए, कुछ CFC या इस तरह से जो ओजोन क्षतिकारक पदार्थ थे उनको प्रतिबंधित किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, तो उसके बाद क्या स्थिति आई उस पर ये ओजोन क्षरण का वैज्ञानिक आकलन 2022 अमेरिका में हुआ, अमेरिका की संस्था ने किया। तो उसके आधार पर ये रिपोर्ट सामने आई कि अंटार्कटिका में जो छिद्र था, अगर इसी रफ्तार से या ऐसे ही हम उसका पालन करते रहेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो 2066 तक अंटार्कटिका के ऊपर जो छिद्र था वो समाप्त हो जाएगा। और आर्कटिक और शेष विश्व, आर्कटिक के ऊपर और शेष विश्व के ऊपर, या शेष विश्व में जो ओजोन छिद्र है वो 2045 तक वो भी समाप्त हो जाएगा, या 1980 के लेवल में आ जाएगा 220 डाप्सन यूनिट। हम जानते हैं कि ओजोन लेयर नापने की क्या पाई है, डाप्सन यूनिट, ठीक। तो 220 डाप्सन यूनिट पर आ जाएगा 2045 तक। अंटार्कटिका के 2066 तक यहाँ समाप्त हो जाएगा, और आर्कटिक प्लस शेष विश्व पे 2045 तक 1980 के लेवल पे आ जाएगा 220 डाप्सन यूनिट। डाप्सन यूनिट होता है ओजोन लेयर नापने की इकाई है, जान लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है। इसके बाद अगला है डार्क स्काई रिजर्व। भारत में पहला खोला जा रहा है, भारत में पहला है, क्या है, डार्क स्काई रिजर्व। ये पूर्वी लद्दाख का एक गांव है हानले, पूर्वी लद्दाख का एक गांव है, क्या है, हानले, यहीं पर खोला जा रहा है, पूर्वी लद्दाख का गांव है। और यहाँ पर खोला इसलिए जा रहा है कि यहाँ पर वाटर वेपर फ्री होता है, जनसंख्या कम है, इसलिए पोल्यूशन, जो प्रकाश प्रदूषण होता है, अगर हम शहरों में, आजकल भारत के शहरों में किसी भी शहर से अगर आसमान को देखते हैं तो ठीक नहीं दिखता हो। ऐसे में जो इसे लाइट पोल्यूशन कहते हैं, तो लाइट पोल्यूशन वहाँ कम है, वाटर वेपर कम है और स्थिर दशाएं हैं वहाँ पे, बादल फ्री आसमान है। तो डार्क स्काई रिजर्व जो है वहाँ पर इसको स्थापित जो किया जाता है किसी पार्क या वेधशाला के आसपास स्थापित किया जाता है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो भारत में पहला स्थापित किया जा रहा है डार्क स्काई रिजर्व। हानले गांव है, पूर्वी लद्दाख का एक गांव है हानले में। समझ गए होंगे डार्क स्काई रिजर्व क्या है। यहाँ से डार्क स्काई मतलब स्काई को पूरी तरह से, पहले जिसे अगर हम सारी लाइटें ऑफ कर दें तो स्काई में इतने सारे तारे दिखते हैं कि आप, और ऐसे नॉर्मल स्थिति में बहुत लिमिटेड तारे जो ज़्यादा चमकते हैं वही दिखते हैं। इसके बाद 108वें विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी, इससे भी अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। 108वें विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी के बीच में हुआ है। इसका स्थान था राष्ट्र संत तुकोजी महाराज विश्वविद्यालय महाराष्ट्र।
ये आयोजित हुआ। 108वां विज्ञान कांग्रेस हुआ राष्ट्र संत तुकोजी महाराज विश्वविद्यालय में 3 से 7 जनवरी के मध्य हुआ है। और इसका जो थीम था वो था महिला सशक्तिकरण के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें जिन विषयों पर चर्चा की गई उसमें भविष्योन्मुख मानव विकास के लिए भविष्योन्मुख प्रौद्योगिकी क्या हो सकती है, इसके अलावा अंतरिक्ष की लागत कैसे कम हो सकती है, क्वांटम क्षेत्र में क्या रिसर्च कैसे हो सकता है, इस डाटा संग्रह इसका कैसे हो सकता है, क्वांटम क्षेत्र का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर यहाँ पर चर्चा हुई। भविष्योन्मुख प्रौद्योगिकी का लाभ कैसे मिल जा सकता है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में लागत कैसे कम हो सकती है, और क्वांटम और डेटा संग्रह के विषय में इस पर बात हुई, इस पर चर्चा हुई इसमें। इसके बाद कस्टोडियल डेथ की बात आती है। कस्टोडियल डेथ मतलब होता है कि अगर किसी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में अगर व्यक्ति है वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कस्टोडियल डेथ कहा जाता है। इसके सबसे ज़्यादा जो हुआ, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा हुआ गुजरात में। कस्टोडियल डेथ के बारे में गुजरात नंबर 1 पर है, 80 डेथ हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र है 76 पिछले साल, उत्तर प्रदेश में 41, तमिलनाडु में 40 और बिहार में 38। इसमें उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर भी जरूरी है, पहले स्थान पर गुजरात है कस्टोडियल डेथ के मामले में या पुलिस हिरासत में डेथ के मामले में। अगला वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये सीमांत गांव जो है, जैसे अगर अक्सर हम सुनते हैं कि अगर बद्रीनाथ जाइए तो वहाँ पर माड़ा एक गांव है, अंतिम गांव माड़ा, अंतिम चाय की दुकान। तो वो जो सीमांत विलेज हैं, जो भी विलेज हैं सीमांत विलेज हमारी सीमा पर, उन विलेज को सशक्त करने के लिए 15 फरवरी 2023 को एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2022-23 से 2025-26 तक के लिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। जो हमारे सीमांत गांव हैं, सीमा पर स्थित गांव हैं, उन पर विशेष फोकस किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाए ताकि देश को अक्षुण्ण अखंडता और इस तरह से यहाँ पर डेवलप करके वहाँ से निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि अगर उपेक्षित गांव रहेंगे तो कोई भी घुसपैठिए आकर के उनको बरगला सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने को सशक्त कर लेंगे सीमा पर, तो वहाँ से हमारी निगरानी प्रणाली भी और सशक्त हो जाएगी और देश की अखंडता संप्रभुता सुरक्षित करने में हमें सहयोग मिलेगा। अगला है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। इसमें इनको 2024 से 27 तक के लिए इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। 2024 से 27 तक ILO का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। कैग जो इसमें कैग हैं या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। UAPA क्या है? ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA। ये जो है इसका काम है कि गलत गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों को प्रतिबंधित करना, उनको आतंकवादी घोषित करना भारत का एक संगठन है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 17 फरवरी 2023 को इसके द्वारा UAPA द्वारा खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF और जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स, इन दोनों को प्रतिबंधित किया गया 17 फरवरी को। इसके अलावा हरविंदर सिंह संधू जो लाहौर में रहता है, खालिस्तान का समर्थक है, इसको व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? UAPA द्वारा। इसके बाद अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का 12 फरवरी 2023 को उद्घाटन किया गया इनके 200वें जन्मदिन का। 200वें साल भर चलने वाले इनके 200वें जन्मदिन का। इसे पूछा जा सकता है जब भी 100वां या 200वां जन्मदिन या इस तरह से कोई महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं तो पूछा जाता है। तो इसमें दयानंद सरस्वती जी का 200वां 200th जन्मदिन है 12 फरवरी से। ये साल भर चलने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया। ऑपरेशन दोस्त, भारत द्वारा अभी वहाँ पर इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है सूडान में, अभी हमने पीछे बताया है। ऐसे ही जब सीरिया और तुर्की में भूकंप आया तो वहाँ पर लोगों को सहायता देने के लिए, मानवीय सहायता देने के लिए, आपदा राहत पहुँचाने के लिए तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें पहुँचाने के लिए ये किया गया था। ऑपरेशन दोस्त भारत द्वारा चलाया गया था, जिसकी वहाँ पर बड़ी सराहना हुई थी और लोगों ने बहुत दिल खोल करके भारतीय NDRF का या भारतीय आपदा राहत दल का स्वागत किया था। अगला है विश्व हिंदी सम्मेलन
15 से 17 जनवरी को 2023 को हुआ, ये फिजी में हुआ है। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी में। भारतीय विदेश मंत्रालय फिजी सरकार के समन्वय से सहयोग से स्थापित हुआ है। इसमें जो थीम थी, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये 15-17 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ फिजी में। E20 ईंधन, E20 ईंधन क्या है इसमें बताते हैं। पहले देख लीजिए, 6 से 8 फरवरी भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया। 6 से 8 फरवरी के बीच में ये बेंगलुरु में मनाया गया। यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये E20 ईंधन लॉन्च किया है, इसको बाज़ार में लॉन्च किया है। E20 ईंधन वो होता है जिसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। और हम जानते हैं कि एथेनॉल में भारत की स्थिति अच्छी है, ये 5वें स्थान पर है विश्व में उत्पादन में। जैसे USA, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ, चीन के बाद 5वां स्थान भारत का है। 1 अप्रैल 2023 से बहुत कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलने लगेगा, 20% एथेनॉल मिश्रित। और भविष्य में इससे प्रदूषण होने की संभावना कम रहती है। एथेनॉल 20% मिक्सचर करने से भविष्य में इसके संपूर्ण जो हमारा ईंधन है इसको इससे परिवर्तित करने की योजना है। तुर्की एवं सीरिया में भूकंप, अभी हमने बताया कि ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ये भूकंप जो आया था ये 6 से 7.8 तीव्रता का था। और अनातोलिया फॉल्ट, जो अनातोलिया पठार है, उसके फॉल्ट के 18 किलोमीटर गहराई पर था। इसके बाद है विश्व असमानता रिपोर्ट 2023 से जारी हुई है। इसे जारी करने वाला है पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इसको जारी करता है। इसकी एक संस्था है और इसकी जो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023, विश्व असमानता रिपोर्ट 2023। इसमें बताया गया है कि विश्व के 10% उत्सर्जक जो हैं 50% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। केवल 10% उत्सर्जक ही 50% का टारगेट पूरा कर देते हैं। अब शेष 50% उत्सर्जक जो हैं वो केवल 15% उत्सर्जन करते हैं। इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास कैसे किए जाएँ, किया जाना चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा जो है कभी जब अलग वीडियो बनेगी तो उसमें रहेगी। लेकिन अभी इतना जान लीजिए प्री के लिए, 10% उत्सर्जक 50% उत्सर्जन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, 50% उत्सर्जक 15% उत्सर्जन करते हैं। ये खुलासा हुआ है पेरिस विश्व असमानता रिपोर्ट 2023, जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब या वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 में आया है। इसके बाद एक और है SSLV D2 10 फरवरी को लॉन्च किया गया है। इसरो का एक उपग्रह है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है ये। इसको इस तरह डिजाइन किया गया कि छोटे उपग्रह, नैनो उपग्रह भेजने के लिए बड़े प्रोजेक्ट ना लगाने पड़े, जिससे लागत कम हो। और इसीलिए SSLV D2 द्वारा 10 फरवरी को 3 छोटे उपग्रह भेजे गए। इसमें EOS 7, जेनस 1 और आज़ादी सेट 2। और ये व्यावसायिक उपग्रह या व्यावसायिक अंतरिक्ष क्षेत्र में ये इसरो का बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद अगली ये न्यूज़ है, अगली न्यूज़ है 3D मुद्रित रॉकेट। यहाँ देखिए 3D मुद्रित रॉकेट एक, हम जानते हैं कि स्पेस सेक्टर में भी स्टार्टअप और नई निजी क्षेत्र सामने आ रहा है। तो इसी में एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मॉस, जो हैदराबाद का है, अग्निकुल कॉस्मॉस। इसने विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट का सफल संचालन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहाँ पर किया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। इसके सफल संचालन से इसके अग्निबाण, जो इसका रॉकेट है, इस अग्निकुल कॉस्मॉस का जो अग्निबाण रॉकेट है, इसके भी आगे इसके संचालन में और इसके प्रोग्रेस में निश्चित तौर पे इससे असर पड़ेगा। 3D मुद्रित रॉकेट विश्व का पहला है, विश्व का पहला। इसके बाद हम जानते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, चूँकि यूपी का है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में हुई 10 से 12 फरवरी के बीच में। कब हुई है? 10 से 12 फरवरी के बीच में। इसमें उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए उद्योगपतियों के आने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगला है
LMV Mark 3 26 मार्च 2023 को इसके द्वारा LMV Mark 3 क्या है लॉन्च व्हीकल जो है, ये लॉन्चिंग पैड जो होता है इसका सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए LMV Mark 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये Mark 3। ये हैवी रॉकेट के लिए हैवी उपग्रहों के लिए बनाया गया है। सबसे इसने नेटवर्क एसोसिएट लिमिटेड, ये ब्रिटेन का एक कंपनी है, इसकी वन वेब ग्रुप कंपनी है ये नेटवर्क एसोसिएट वन वेब ग्रुप कंपनी भी इसे कहते हैं, ये ब्रिटेन की है। इससे 72 उपग्रह सेंड करने का किया गया था, इसका करार किया गया था, जिसमें 36 उपग्रह तो 23 अक्टूबर 2022 को भेज दिए गए थे। 36 उपग्रह 23 अक्टूबर 2022 को भेजे गए थे। शेष 36 उपग्रह ये इस कंपनी ने 26 मार्च 2023 को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया थे। 72 उपग्रहों का जो इसका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो वाणिज्यिक शाखा है इसकी इसरो की, ये इसरो का उपग्रह है। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे भेजा गया है। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसकी वाणिज्यिक शाखा है। इससे करार किसने किया था? नेटवर्क एसोसिएट लिमिटेड वन वेब ग्रुप कंपनी ने 72 उपग्रह भेजने का। 72 उपग्रह में 23 अक्टूबर 22 को 36 उपग्रह भेजे गए, 36 उपग्रह 26 मार्च 2023 को भेजे गए। ठीक, अगला है फूमियो किस्दा, जो 20 मार्च 2022 को भारत की यात्रा पर आए। अगले 5 वर्षों में 42 अरब डॉलर के निवेश का उन्होंने प्रस्ताव किया है। अगले 5 वर्षों में 42 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव। इसमें 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें साइबर सुरक्षा है, आर्थिक साइबर सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी, अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी विकास, स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वोत्तर में बांस आधारित उत्पाद, इतने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और अगले 5 वर्षों में 42 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव भी इन्होंने किया है। फूमियो किस्दा 20 मार्च 2022 को भारत की यात्रा पर आए थे। इसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक था ये कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया हम जानते हैं कि सिलिकॉन वैली कहते हैं उसे, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली वहीं पे है। कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक अचानक 9 मार्च 2023 को बंद हो गया। ये 16वां सबसे बड़ा बैंक है अमेरिका का, यूएसए का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। 16वां बैंक, 16वां बड़ा बैंक है। 9 मार्च 2023 को बंद हो गया। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, 137 देश इसमें शामिल हैं। कितने? 137 देश शामिल हैं। ये 11वां संस्करण था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, और 24 मार्च को ये जारी हुआ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का 11वां संस्करण 24 मार्च को जारी हुआ। यूएन की या यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने इसे जारी किया है। 11वां संस्करण था, 24 मार्च को जारी किया। इसमें 137 देशों को लिया गया है, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 126वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126वां स्थान है। नंबर 1 पर फिनलैंड है, नंबर 2 पर डेनमार्क है, नंबर 3 पर आइसलैंड है। अगला है एंथनी अल्बानीज, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। 8 से 11 मार्च तक के बीच भारत की यात्रा इन्होंने की थी, और भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता इस दौरान इन्होंने की। भारत और ऑस्ट्रेलिया शिखर वार्ता हुई, और मुक्त व्यापार समझौता FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिससे जो आयात निर्यात होते हैं उस पर टैरिफ को किस हद तक और किस स्तर तक कम किया जाए, इसको देखा जाए। कांगड़ा चाय, ये कांगड़ा चाय जो है GI टैग दिया गया है इसे। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक विशिष्ट प्रजाति की चाय है, जिसे GI टैग दिया गया है। इसके बाद भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का प्रारंभ हुआ है। इसको जो वो डेली करंट अफेयर्स में है, ये सब न्यूज़ उसमें हमने दिया हुआ था, आपने देखा होगा तो वो मिल जाएगा आपको। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन 18 मार्च 2023 को किया गया, जिसमें जो 130 किलोमीटर लंबी है, और हाई स्पीड डीजल का इसमें परिवहन होता है। भारत से जाती है 130
किलोमीटर लंबी है, हाई स्पीड डीजल परिवहन होता है और इसमें 1 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर डीजल का परिवहन, हाई स्पीड डीजल का परिवहन होगा। भारत का सबसे अच्छा हवाई अड्डा कौन सा है? ये एशिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म, इसका उद्घाटन 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये कर्नाटक में हुबली जिले में है, सिद्धरूर्दा रेलवे स्टेशन इस पर बना हुआ है, 1.5 किलोमीटर लंबा है। डीकिन विश्वविद्यालय, ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। 2 मार्च 2023 को इसने अपनी एक शाखा गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोली। डीकिन विश्वविद्यालय ने ऑस्ट्रेलिया गुजरात के गिफ्ट सिटी में 2 मार्च 2023 को खोली है अपनी एक शाखा इसने डीकिन विश्वविद्यालय में, ऑस्ट्रेलिया के गिफ्ट सिटी में। इसके बाद है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 3 से 5 मार्च 2023 को भोपाल में हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उसके सिद्धांतों की बात हुई है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 3 से 5 मार्च 2023 मध्य प्रदेश के भोपाल में। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? हम जानते हैं कि फिनलैंड बना है। 31 मार्च को नाटो का 31वां सदस्य बना फिनलैंड। एक ट्रीटी हुई है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में एक ट्रीटी हुई है जिसमें यूएसए ऑस्ट्रेलिया को 3 वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियां देगा। इसका मूल कारण है कि एशिया प्रशांत हिंद पैसिफिक क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व और उसकी गतिविधियों को, उसकी जिससे अराजक स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, उसके वर्चस्व की स्थिति ना हो जाए हिंद पैसिफिक क्षेत्र में, जिस तरह से चीन लगातार हस्तक्षेप कर रहा है इन क्षेत्रों में, उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूएसए ने समझौता किया है। इसीलिए सैन डिएगो में ये समझौता हुआ है, पनडुब्बी समझौता। इसमें 3 वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बी यूएसए ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा। अगला है माउंट मेरापी ज्वालामुखी, विश्व के सक्रियतम ज्वालामुखियों में एक है। इंडोनेशिया का मेरापी ज्वालामुखी, ये 12 मार्च को इसमें विस्फोट हुआ है। अभी लेटेस्ट 12 मार्च को इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है। इसके बाद है डेनमार्क का नंबर आता है। डेनमार्क इसलिए चर्चा में है कि इसने उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे, उत्तरी सागर में समुद्र में 1800 मीटर नीचे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो वातावरण में फैल रहा है, गर्मी के लिए जिम्मेदार है, उसको आयात करके वो डंप कर सके। और विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जो इस तरह से आयात करके डंप करने वाला देश है, दूसरे से आयात करके डंप करेगा। 11 मार्च 2023 को रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र नाम से लग रहा है कि यहाँ आसपास के हैं, तो रामचंद्र पौडेल 9 मार्च को राष्ट्रपति पद की शपथ ली नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके बाद पेट्र पावेल 9 मार्च को, ये पेट्र पावेल 9 मार्च को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए। और ये पेट्र पावेल जो 9 मार्च के राष्ट्रपति चुने गए, ये पूर्व जनरल, नाटो के पूर्व जनरल भी थे। नुसंतारा एक नाम आ रहा है। नुसंतारा 9 मार्च को राजधानी बनाई गई इंडोनेशिया की। पहले जकार्ता थी हम जानते हैं, लेकिन अब बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन प्रांत में इनके नुसंतारा जो स्थान है, इस नुसंतारा को ही अब इंडोनेशिया की राजधानी के रूप में जाना जाएगा। अगला है एक पर्सनालिटी है वो वान थुओंग। 3 मार्च 2023 को वो वान थुओंग 3 मार्च 2023 को ये वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए। ओ वान थुओंग 3 मार्च 2023 को वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद सबसे महान स्थान की सूची में, टाइम लिस्ट जो थी, सबसे महान स्थान की सूची में नंबर 1 पर मयूरभंज है, नंबर 2 पर लद्दाख। नंबर 1 पर मयूरभंज है, नंबर 2 पर लद्दाख। इसके बाद अगली न्यूज है
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इस समय नंबर 1 पर यूएई आ गया है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर फिनलैंड है, चौथे पर लग्जमबर्ग है और भारत का स्थान 144वां है। इसे 21 देशों में वीज़ा फ्री भ्रमण की सुविधा है और 127 देशों में वीज़ा की ज़रूरत है। और इसके बाद एक आई थी वैश्विक आतंकवादी सूची, इसमें नंबर 1 पर अफगानिस्तान है, नंबर 2 पर बुर्किना फासो है, भारत का स्थान 13वां है। प्रदूषित देशों की सूची में भारत की बहुत वर्स्ट स्थिति है, 13वां स्थान है भारत का। इस 14 मार्च को IQ एयर एक स्विस संस्था है, इसने जारी किया था, ये 14 मार्च को जारी किया था। इसमें उस समय 13वें स्थान पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है और 50 जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उसमें 39 भारत के हैं, 39 भारत के हैं। 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने की जो लिस्ट है उसमें 39 भारत के हैं। इसके बाद भारत में बाघों की संख्या लगातार 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बाघों की गणना जो हुई है उसमें बहुत ही आशाजनक और सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब इस समय वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या है 3167 और विश्व में 3890, यानी पूरे विश्व में बाघों की संख्या का 3/4, पूरे विश्व में बाघों की संख्या का 3/4 कहाँ पे है? भारत में। इसमें यह भी पूछ सकता है, चूंकि 50 साल पूरे हुए तो एक प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 1973 को। बाघों की संख्या 3167 संख्या याद कर लीजिएगा, भारत का तो याद ही होना चाहिए। विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची जो आई है उसमें एलन मस्क नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर जेफ बेजोस, नंबर 3 पर बर्नार्ड अर्नाल्ड, 4 पर बिल गेट्स और भारत के मुकेश अंबानी एकमात्र हैं जो 9वें स्थान पर हैं। टॉप 10 में स्थान बनाए हैं मुकेश अंबानी। उत्तराखंड में नैनीताल के पास देव स्थल में एक दूरबीन लगाई गई है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ILMT, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। 24 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है। 4 मीटर लंबी है। इसके द्वारा खगोलीय घटनाओं को, न्यूट्रॉन तारों को, ब्लैक होल्स को आराम से हम देख सकते हैं। अगला है RLV रीयूज लॉन्च्ड व्हीकल, LEX, इसरो का है ये। इसरो का ये एक पुनः प्रयोज्य या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। अभी तक होता था कि जो जिससे हम लॉन्च करते थे किसी रॉकेट को वो बेकार हो जाता था, लेकिन अब ये रीयूज लॉन्च व्हीकल बेकार नहीं होगा, ये पुनः वापस आ जाएगा और इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो उपग्रह भेजने की लागत है वो 80% तक कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 80% तक कम हो जाएगी। ये ध्यान रहे कि उपग्रह में जितने भी लॉन्च व्हीकल हम अभी यूज करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनको वहीं या तो जहाँ पर उनका काम ख़त्म होता है, जिस स्टेज का काम जिस लेवल में ख़त्म होता है वहीं पर उनको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसरो ने इसका जो सफल परीक्षण किया है और भविष्य में मून मिशन के लिए या अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने के लिए इस तरह के लॉन्च व्हीकल का उपयोग हम कर सकते हैं ताकि वो सुरक्षित पुनः वापस आ सकें। सजर पत्थर है, बांदा में केन नदी में पाए जाने वाला एक बहुत ही बेशकीमती पत्थर है, नायाब पत्थर है। उसको GI टैग दिया गया है। इससे बेशकीमती मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो सुख, समृद्धि और शांति की प्रतीक मानी जाती हैं, घर में रखा जाता है। इसके बाद अगला है टाइम मैगजीन सूची में 100 लोगों की लिस्ट में शाहरुख खान को नंबर 1 पर रखा गया है। इसमें मिशेल येओह, लियोनेल मेसी या तमाम सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए शाहरुख खान ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। अगला है पानी के अंदर मेट्रो चली है। देश की पहली मेट्रो जो पानी के अंदर चली है, देश में है, देश की पहली मेट्रो है। ध्यान रखिएगा, ये हुगली नदी के नीचे हावड़ा तक चली है। दूसरा है सिवलुच ज्वालामुखी। सिवलुच ज्वालामुखी में भी सबसे बड़ा उद्गार हुआ है। ये 20 किलोमीटर ऊपर तक उद्गार देखा गया है, आसपास क्षेत्रों को खाली करा लिया गया है। ये सिवलुच ज्वालामुखी रूस में जो पूर्वी क्षेत्र में कमचटका प्रायद्वीप है, जहाँ पर जापान के करीब पड़ता है। कमचटका प्रायद्वीप लटका हुआ है वही रूस का हिस्सा पूर्वी हिस्से में, जापान के द्वीप के बीच में जो गैप है वो गैप के ऊपर ही है, वहाँ पर ये है सिवलुच ज्वालामुखी कमचटका प्रायद्वीप पर। उसके बाद यूलेक्स न्यूट्रॉन तारा, एक न्यूट्रॉन तारा जिसमें विस्फोट हुआ है, इसे M82X2 नाम दिया गया है। इसकी तरंगों को पकड़ करके वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है। तो इसमें ये देखा गया है कि इसकी जो चमक है विश्व में या भौतिकी विज्ञान के उस नियम को चुनौती देती लगती है जिससे किसी वस्तु का आकार के अनुसार कितनी चमक हो सकती है।
इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल 100 अरब गुना, धरती से 100 अरब गुना ज़्यादा है। इसके बाद अगला है नंदिनी गुप्ता। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने मणिपुर में हुए मिस इंडिया फिनाले में, मणिपुर के इम्फाल में हुए मिस इंडिया फिनाले में मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता। नंदिनी गुप्ता ने, ये अब विश्व में भारत का विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में ये प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके बाद ब्लैक होल का पता लगाने के लिए एक वेधशाला महाराष्ट्र के हिंगोली में लगाई गई है। ये लीगो तकनीक पर आधारित बहुत दिन से प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके लिए 2600 करोड़ रुपए भारत सरकार ने रिलीज किया है, 2030 तक बनके तैयार होगा। हम जानते हैं कि जब भी ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे गति करते हैं तो उसमें से ग्रेविटेशनल तरंगे निकलती हैं। उन तरंगों को, ग्रेविटेशनल तरंगे जो निकलती हैं उनसे, उनको पकड़ करके हम ब्लैक होल की स्थिति और उनकी स्थिति जान सकते हैं। इन्हीं ब्लैक होल तरंगों से जो ग्रेविटेशनल तरंगे हैं, इन्हीं से जान सकते हैं। इन्हीं को लीगो कहते हैं। लीगो मतलब LIGO, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये वेव लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर, इस तकनीक को भारत में केवल भारत से आगे 4 देशों के ही पास है। भारत भी इसमें अब शामिल हो गया है। अगला है भारत चीन को आगे, अभी तक हम जानते थे चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन भारत चीन से आगे छोड़ते हुए कहाँ पहुँच गया? नंबर 1 पर पहुँच गया जनसंख्या में। 142.8 करोड़ जनसंख्या हो गई और चीन की 142.5 करोड़ है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, 34 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या। इंडोनेशिया चौथे नंबर, 5वें पर ब्राज़ील है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड ने जारी किया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी हुई है। यूनाइटेड नेशंस की ये संस्था है, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड। इसलिए इसको जो है पूछा जा सकता है, चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड ने जारी की है। उसके बाद नेशनल क्वांटम मिशन 19/9/2023 को भारत सरकार ने जारी किया है। इसका उपयोग क्वांटम तकनीक का, बहुत सारे देश अब इसमें इस तकनीक तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कम डाटा, बहुत कम समय में अधिक डाटा प्रोसेस किया जा सकता है। फार्मा क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकी, चिकित्सा के क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए इसके लिए भारत सरकार ने ये मंजूरी अपनी क्वांटम मिशन की, नेशनल क्वांटम मिशन या NQM की मंजूरी दे दी है। सुपर शुगर, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय शुगर संस्थान कौन सा है? कानपुर में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान या राष्ट्रीय शुगर संस्थान या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है वो। उसमें उसके वैज्ञानिकों ने काई से, जो काई होती है कहाँ की, समुद्र की काई होती है, उस काई में स्पिरुलिना प्रजाति की काई और प्लस सामान्य शुगर, और इसके अलावा सामान्य शुगर के अलावा तुलसी को मिला करके एक सुपर शुगर बनाया है, जो व्यक्ति के इम्यूनिटी सिस्टम को सेट करता है, सही करता है। और इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम के अलावा शुगर को कंट्रोल करने में हम जानते हैं कि शुगर की राजधानी बन चुका है भारत। हाइपरटेंशन, शुगर आज की राजधानी बन चुका है। तो इसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा सुपर शुगर। ये आपका 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। इसको आप प्री के पहले एक बार अवश्य देख लें, जिससे आपकी जो तैयारी हो मुकम्मल हो सके। इसमें खेल, स्पोर्ट्स, ऑनर, पुरस्कार, सम्मान और खेल, स्पोर्ट्स, ऑनर एंड अवार्ड्स, ये इसमें नहीं दिए हुए हैं। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, एक ही वीडियो में है, तो वो आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको। तो इसको जब अपलोड होगी, ये आपको सामने है आपके, और इसके लिंक में पुरस्कार, सम्मान और खेल, इससे संबंधित जानकारी, क्योंकि अगर ये इसमें हम इसको अपलोड इसके साथ जोड़ देते तो दिक्कत होती कि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो आप इसको देखिए, एंजॉय करिए, अपनी तैयारी को मुकम्मल करिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सफलता प्राप्त कीजिए, और मेंस में फाइनल आपको मेंस की तैयारी में हम सपोर्ट करेंगे। जीएस के पेपर में, चूँकि जीएस ही है, तो उसमें भी सपोर्ट करेंगे और आपकी अंतिम सफलता तक आपके साथ रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो स्टडी विद सर एनायस तो सब्सक्राइब कर लीजिए।